सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। बिहार एस्टेट रिवीजन यानी कि पेपर के लास्ट मोमेंट पर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार टॉपिक वाइज रिवीजन कैसे करें, क्या क्या चीजें टॉपिक वाइज पढ़ लेनी चाहिए और कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। फुल रिवीजन क्लास के साथ आज हम आपके इस पीजीटी के महाकुंभ में योगदान करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि टॉपिक हमारा है गैसियस स्टेट। अब इस टॉपिक गैसियस स्टेट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, तो यहां पर हमारा हेडिंग हो जाता है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट है एक फार्मूला जिसका नाम है वैन डर वाल गैस इक्वेशन, यानी कि वैन डर वाल गैस इक्वेशन पर हमें पूरा फोकस करना पड़ेगा कि आखिरकार वैन डर वाल की गैस इक्वेशन है क्या और इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए, वैन डर वाल की जो गैस इक्वेशन वो आप जानते हैं कि फार्मूला है इसका P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन, यहां पर नीचे आ जाएगा ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और यहां पर आता है आपका V माइनस एन बी इज इक्वल टू हो जाता है एन आर टी। इस फार्मूले में एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई यहाँ पर a और b के कांस्टेंट की वैल्यू बताइए। तो अगर a की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो आप इसे लिख दीजिएगा पी बी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो गैसेस मॉलिक्यूल है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अगर ये पूछा जाता है, क्योंकि ए जो है वो कांस्टेंट आपका प्रेशर के बराबर ही वैल्यू रहेगी, क्योंकि हमेशा कांस्टेंट में कांस्टेंट ही जुड़ेगा, सेम वैल्यू में सेम वैल्यू ही जोड़ी जाती है। तो यहाँ पर मैं एटमॉस्फेयर लिख लेता हूँ, यहाँ पर लीटर का स्क्वायर कर लेता हूँ, और नीचे आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर मैं मोल स्क्वायर ले लेता हूँ। तो अगर मैं यूनिट निकालता हूँ तो एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल माइनस का 2, ये यूनिट निकल करके आएगी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस को बिटवीन द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल कौन से होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के, ये बात ध्यान देना। इसी तरीके से अगर बी की यूनिट निकालते हैं तो बी की जो यूनिट आएगी वो आपकी आएगी V अपॉन एन, यानी कि ऊपर आएगा लीटर और नीचे आएगा मोल, तो ये वैल्यू बन जाएगी लीटर पर मोल। तो इस तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हैं। ये दोनों फार्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मिलेंगे, और साथ ही में ये वैन डर वाल गैस इक्वेशन पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि ये इक्वेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि ये कैसे पूछी जाएगी, वो चीज मैं आपको बताने की यहाँ कोशिश लगातार करता रहा हूं, और बताऊंगा भी कि भाई आप कैसे इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, तो आप ये याद कर लीजिएगा। तो ये तो हो गई हमारी बात वैन डर वाल गैस इक्वेशन से जुड़ी हुई। साथ ही साथ सिलेबस में एक चीज जो मैं बता रहा हूं वो चीज आप ध्यान देना कि इनके क्रिटिकल कांस्टेंट की वैल्यू भी पूछी जा सकती है, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, डेफिनेशन पूछ सकते हैं। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। इन बातों को ध्यान देना। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वेलोसिटीज। इन वेलोसिटीज को जरूर पढ़िएगा। कौन कौन सी वेलोसिटीज हैं वो आपके दिमाग में मैं डाले दे रहा हूं, उन वेलोसिटीज को पढ़ करके जाइएगा। नंबर 1 रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 सबसे पहले हमें पढ़ना है RMS, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को अगर आप लोग U से रिप्रेजेंट करना चाहे तो U से कर दीजिएगा, और वरना वेलोसिटी को V यहाँ पर यानी ऐसे करके आप V लिख लीजिएगा, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी का साइन, और नीचे यहाँ पर RMS भी लिख सकते हो। दोनों बातें हैं। इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, 3 लेटर हैं, तो यहाँ पर अंडर रूट लगाइएगा और यहाँ पर 3RT अपॉन m। ये फार्मूला जरूर याद करके जाना, क्योंकि एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है कि दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इसके बाद आ जाती है आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मोस्ट MP वेलोसिटी लिख देता हूं, और MP वेलोसिटी को अगर आप चाहते हैं तो अल्फा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और चाहे V
MP लिख लो तब भी चल जाएगा, और नहीं तो आप अल्फा भी लिख लो तब भी चलेगा। दो लेटर है MP, तो यानी कि 2RT अपॉन में तो M रहेगा ही रहेगा। इस पूरे को आप रूट में डाल दीजिए। इस तरीके से इसको जरूर पढ़ लेना, मेरा वादा है कि ये आएगा एग्जाम में। इसके बाद आ जाती है एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज पाई वेलोसिटी याद रखो, एवरेज पाई वेलोसिटी आप याद रखो, और एवरेज पाई वेलोसिटी अगर आप याद रखोगे तो याद मैं क्यों बता रहा हूं, लेटर गिनिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, तो अंडर रूट के अंदर 8RT अपॉन M कर लीजिए, लेकिन पाई लगा है तो पाई M कर देना। तो ये फार्मूले पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसे आप चाहें तो एवरेज वेलोसिटी V एवरेज लिख लीजिए, V एवरेज लिख के समझा सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो केवल V भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन भी याद रखना और ये फार्मूले भी याद रखना। मेरा वादा है, आपसे उम्मीद भी करूंगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाए हैं और ये आपके सामने लिख रहा हूं। तो बिल्कुल गंभीरता के साथ हमारे साथ बने रहे तो ठीक रहेगा, और वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज आने वाले एग्जाम में बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा इन सभी से। अब हमारी सेकेंड टॉपिक की बात हो जाती है। आज जितने टॉपिक होंगे कराऊंगा, नहीं तो रिमेनिंग कल कराऊंगा, लेकिन आज की ये महाकुंभ का संग्राम हमारे रिवीजन संग्राम के साथ में बने रहिए। सबसे पहले इसमें जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है, सॉलिड स्टेट में हमको रिवाइज कर लेना है। रिवाइज कर लेना, आप हमारे साथ रिवीजन करिए, रिवीजन हमारे साथ होना चाहिए, और ये रिवीजन आपको बिल्कुल सिलेक्टेड एग्जाम तक लेकर के जाएगा। दूसरा पॉइंट है सॉलिड स्टेट, यानी कि पहला हमने रिवीजन किया, क्या रिवीजन किया बता देता हूं आपको। पहला रिवीजन किया हमने गैसेस स्टेट। अब गैसेस स्टेट के बाद आपने रिवीजन करने जा रहे हैं आप सॉलिड स्टेट। क्या क्या पढ़ लेना है, बिल्कुल सटीक वही पढ़िएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, इसके आगे आपको बिल्कुल नहीं जाना है। सबसे पहले आपको ब्रेग्स इक्वेशन पढ़ लेनी है। नंबर 1 आपको ब्रेग्स इक्वेशन पढ़ लेनी, याद कर लेनी है, समझ लेना आ गई। यहां पर लिख देता हूं ब्रेग्स इक्वेशन। तो अब ये ब्रेग्स इक्वेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर एन लैम्डा इज इक्वल टू होता है, एन लैम्डा इज इक्वल टू होता है 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा। यानी ये फार्मूला एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये भी पूछ सकते हैं कि भाई यहां पर d की वैल्यू दे करके भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से इस फार्मूले को भी ध्यान दीजिएगा, वरना मैं आपको इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं, और पूछी भी खूब जाती हैं पेपर में, पूरी भरसक इसका खूब डिटेल भी आती है एग्जाम में, इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर देने की पूरी ताकत लगा रहा हूं। आप भी मेरे साथ में बने रहें और इस वीडियो को जहां तक हो सके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। इस समय तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कारण भी आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट का कारण सिर्फ यही है कि ये जो टॉपिक आपको बता रहा हूं इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन लगातार एग्जाम में मिलेंगे आपको। इसके बाद आपको बताऊंगा कि अगर आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि मैं अगर आपसे कहने की कोशिश करूं किन किन का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, तो आपको सबसे पहले मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग आपको NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। NaCl के बाद KCl का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सभी स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कौन कौन से स्ट्रक्चर आपको पढ़ने हैं। तो यहां लिखता हूं नंबर 1 NaCl का स्ट्रक्चर जरूर पढ़िएगा, NaCl का जरूर ध्यान से पढ़िएगा, छोड़ना नहीं है। दूसरा आपको KCl का स्ट्रक्चर जरूर पढ़ लेना। तीसरा आपको जिंक क्लोराइड यानी जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर ZnS का पढ़ लेना चाहिए। अगर ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिए तो मैं उम्मीद भी करता हूं और पूरी तरीके से आश्वस्त भी हूं कि इन स्ट्रक्चर्स में से आपको क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। एग्जाम में बचेगा नहीं, क्वेश्चन मिलना निश्चित है यहां से, ठीक है ना। इतना आप यहां पढ़ेंगे। सॉलिड में बहुत ज्यादा, हाँ एक चीज और करिए कि डिफेक्ट्स पर भी बहुत ध्यान दीजिए, डिफेक्ट पर भी बहुत ध्यान दीजिए। तो यहां नंबर 2 मैं डिफेक्ट की बात कर लेता हूं, यहां लिख देता हूं डिफेक्ट। डिफेक्ट पर ध्यान देना है। डिफेक्ट में सबसे पहले आपको शॉर्ट की डिफेक्ट पर ध्यान दीजिए, शॉर्ट की। अब शॉर्ट की डिफेक्ट में आपको एक तो ये याद रखना है कि यहां पर साइज दोनों कैटायन और एनायन का जो साइज होता है वो नियरली सेम होता है, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और यहां पर मिसिंग होता है इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन के लिए, ठीक है ना। तो यहां ध्यान दीजिए
कि शॉर्टकी में कैटायन एनायन का नंबर एक तो साइज बराबर होगा और इक्वल नंबर मिस करेंगे। मिसिंग किसका होगा? मिसिंग होगा यहाँ पर इक्वल नंबर का। तो यहाँ पर मिसिंग लिख देता हूं, इक्वल नंबर भी मिसिंग होंगे। जबकि मैं फ्रैंकल डिफेक्ट की अगर बात करता हूं तो यहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट में आपको नोट करना पड़ेगा, फ्रैंकल डिफेक्ट में नोट करना पड़ेगा कि साइज कैटायन का थोड़ा छोटा होता है और एनायन का साइज थोड़ा बड़ा होता है। तो यहाँ पर डिसलोकेट हो जाता है, डिसलोकेट हो जाता है मेनली। डिसलोकेट कौन होगा? मेनली कैटायन डिसलोकेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि साइज में थोड़ा छोटा होता है, इस वजह से ये कंडीशन यहां पैदा होती है दोस्तों। तो आप हमारे साथ अगर हैं तो वीडियो को जरूर फटाफट सब्सक्राइब कर दो और इसको जल्दी से जल्दी शेयर भी कर दो, क्योंकि अगर दूसरों तक पहुंचेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आपको लगातार इस पूरी रिवीजन क्लास को कल परसों तक पूरा फाइनल कर दूंगा, एक एक टॉपिक रिवाइज करा दूंगा। जैसा कि आपने कहा था कि भाई गुरुजी पढ़ा तो दीजिए, तो गुरुजी पढ़ाने को तैयार हैं, बशर्ते आप पढ़ने के लिए तैयार हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार से, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे आप। और इसको याद रखने के साथ साथ भैया एक बात जरूर याद रखना कि क्वेश्चन भी निश्चित है कि यहां से आएगा। अब चल लेते हैं एक पॉइंट डिफेक्ट में डिफरेंस भी यहां पर लिख देता हूं, पॉइंट डिफरेंस यहां लिख देता हूं थर्ड पॉइंट, यानी कि थर्ड इसी में एक पॉइंट डिफेक्ट याद रखना। हो सकता है क्वेश्चन इस पे पॉइंट डिफेक्ट और साथ ही साथ आपको याद रखना पड़ेगा वैकेंसी डिफेक्ट। इनमें हो सकता है डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए कि ये डिफेक्ट की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स और कैटालिसिस पर, क्या क्या हम लोगों को वहां ध्यान देना है। तो यहां ध्यान दिलाता हूं आपको केमिकल काइनेटिक्स और कैटालिसिस पर, केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस, ठीक है, एंड कैटालिसिस। एक एक टॉपिक आपके साथ इंपॉर्टेंट है और बहुत ही गंभीरता के साथ आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं। जरूरत नहीं आपको किताबें पलटने की, बस हमारे साथ आप बने रहिए, हम आपको फुल रिवीजन का क्लास ये देने जा रहे हैं। देखो यहां पर एक तो आपको कंसंट्रेशन का जो डिपेंडेंस है, रेट, उसका याद रखना है, यानी फैक्टर्स। अगर मैं आपसे कहना चाहूं यहां पर फैक्टर्स पर विशेष फोकस करना है, तो यहां फैक्टर में नंबर 1 टेम्परेचर, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को आपको याद रखना है, और टेम्परेचर अगर किसी भी रिएक्शन का 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट आपको पता होना चाहिए डबल हो जाता है। रेट कैसा हो जाता है? डबल हो जाता है, डबल हो जाता है, इस बात का ध्यान देना, ठीक है, रेट डबल हो जाता है। अब अगर सपोज पेपर में आया 273 पर कोई रिएक्शन हो रही है और ये टेम्परेचर 298 केल्विन या 293 मान ली, थोड़ा बहुत वेरिएशन चलेगा, बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, 273 है, 283 कर लीजिए, ज्यादा हो गया, 283 अगर हो जाता है, केल्विन में है और चाहे डिग्री सेल्सियस में हो, जो भी हो, तो रेट यानी कि यहां पर क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया, 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस, मतलब रेट आपका क्या हो गया, रेट आपका डबल हो जाना चाहिए। तो आंसर भी आप इसी हिसाब से सेट करेंगे, आपको ध्यान देना चाहिए। अब इसी के बाद जो यूनिट है, यूनिट पूछी जा सकती है, यूनिट पूछी जा सकती है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछा जा सकता है। और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का मतलब के की यूनिट पूछ सकते हैं भैया। के की यूनिट किसकी पूछी जा सकती है? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ठीक है, इनकी सबकी यूनिट आप याद कर लो। तरीका आपको बता दूं ना, जबरदस्त तरीका है। के इज इक्वल टू, याद रखना, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर लगाना और इसकी पावर करना 1 माइनस एन, और यहां पर सेकंड इनवर्स, धार से आंसर आएगा। अगर मान लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो एन की वैल्यू जीरो डाल देना, यानी कि जीरो ऑर्डर के लिए आपको फट से आंसर मिलेगा। जीरो ऑर्डर के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू जीरो रख दीजिए तो ये बन जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड बन जाएगा। ये बात आप ध्यान देना, ये ध्यान दीजिए, n इज इक्वल टू जीरो। अगर n इज इक्वल टू मान लो फर्स्ट ऑर्डर का पूछा गया, कुछ नहीं करना है, मोल पर लीटर यहां पर 1 माइनस 1 और सेकेंड की पावर -1 कर देना, ये जीरो हो गया,
यानी कि यहाँ पर k की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, k की यूनिट आपकी सिंपल आपकी आ जाएगी क्या, सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स भी हो सकती है। ऐसे करके आंसर निकाला, टाइम बचेगा और टाइम बचने के साथ साथ आपका सिलेक्शन भी होगा, दोनों बातें होंगी। और अगर आपको मान लो भाई बोले अनुसर आप सेकंड का बताओ, तो अनुसर तो तैयार है, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर 1 - 2 कर दीजिए और यहां पर सेकंड इनवर्स कर दीजिए। अब यहां पर क्या हो गया, -1 बचा भाई, 1 घटाओ -1 बचा, तो यानी कि लीटर तो आपका ऐसे हो गया, मोल की पावर -1 चला जाएगा और सेकंड ऑटोमेटिकली ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे भाई, सिंपल से -1 से मल्टीप्लाई तो ये प्लस में हो जाएगा। इसी तरीके से n इज इक्वल टू अगर 3 लोगे तो k इज इक्वल टू हो गया मोल पर लीटर की पावर 1 - 3 और यहां पर सेकंड इनवर्स। देख रहे हैं ना, बहुत ही टिपिकल तरीके से आपको रिवीजन करा रहा हूं, आप अच्छे ढंग से रिवीजन कर लीजिए, बिल्कुल आप 100% सफल हो जाएंगे, कोई बचा नहीं सकता आपको सफलता से। सफलता में जो भी रोड़े आएंगे ना वो मैं तोड़ दूंगा आपको, मैं वादा करता हूं आपसे। k इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा आपका लीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मोल की पावर -2 हो जाएगी और सेकंड इनवर्स। इस तरीके से किसी की भी आप यूनिट खटाखट खटाखट निकालते चलेंगे और जब आप निकाल लेंगे आंसर तो फिर आपको भी अच्छा महसूस होगा और सिलेक्शन जब होगा तो खुशी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपने ये कहा क्या क्या निकाला, आप समझ गए होंगे ना कि आपने यहाँ पर जीरो ऑर्डर भी निकाला, यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑर्डर निकाला, यहाँ मैं फर्स्ट ऑर्डर लिख देता हूँ, रिवीजन बढ़िया से करिए। फर्स्ट ऑर्डर हो गया, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर हो गया, यहाँ पर आपका सेकंड ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर हो गया, यहाँ पर आपका थर्ड ऑर्डर। ऐसे ही अगर फ्रैक्शन ऑर्डर आए तो आप फ्रैक्शन ऑर्डर निकाल देना, कोई टेंशन नहीं है, इसी तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहीं पर एक हाफ लाइफ का फार्मूला भी आपको रिवाइज करा देता हूं। हाफ लाइफ एक्चुअल में वो टाइम होता है जिसमें कोई भी रिएजेंट, कोई भी रिएक्टेंट अपनी पूरी जो कंसंट्रेशन है उसका आधा रह जाता है, आधा रह जाता है, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। अब आप क्या करेंगे, टी हाफ इज इक्वल टू होता है फार्मूला 0.693 अपॉन के। ऐसी हमारी लगातार वीडियोस आएंगी और इन वीडियोस के थ्रू आप पूरा रिवीजन कर लीजिएगा और बढ़िया ढंग से आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। ऐसे टाउ मतलब इसे एवरेज लाइफ भी बोलते हैं, तो यहां पर मैं एवरेज लाइफ बोल रहा हूं और एवरेज लाइफ को टाउ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1.44 टाइम्स होता है हाफ लाइफ के, यानी हाफ लाइफ का ये क्या होता है 1.44 टाइम्स माना जाता है। या ऐसे कह दें कि ये रेसिप्रोकल वैल्यू हो जाती है, मतलब अगर इसकी रेसिप्रोकल भी बोलिए तब भी आपको आंसर वही मिलेगा, सेम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी के बाद आपको एक चीज और पढ़ के जानी है यहाँ पर कि आखिरकार ये आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। तो यहां पर मैं आर्हेनियस इक्वेशन आपको याद दिला देता हूं। आर्हेनियस इक्वेशन आ सकती है एग्जाम में, बचेगी नहीं, किसी कीमत पर नहीं बचेगी। समझ लो आ गई यार, इतना कॉन्फिडेंस कोई नहीं होता, इतना कॉन्फिडेंस किसी के टीचर आप बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो मैं बोलता हूं वही आपको एग्जाम में मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। कारण ये है कि बहुत सारे पेपर को पढ़ने के बाद, बहुत सारी चीजों को पढ़ने के बाद जो चीज हमें समझ में आ रही वो चीज मैं आपके सामने दे रहा हूं, तो ये भी अपने में एक इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आर्हेनियस इक्वेशन आप जानते हो क्या कैसे आ सकती है, मेन बात है कैसे ये आ सकती है आर्हेनियस इक्वेशन, वो बात जरूरी है। देखो एक तो k इज इक्वल टू ए ई रेज टू दी पावर -EA अपॉन RT, इस तरीके से भी इक्वेशन ये पूछी जा सकती है। और कभी कभी ए की जगह z भी लिख देते हैं, तो यहाँ z से घबराइएगा नहीं, इक्वेशन वही है, तरीका अलग है। दूसरा मेथड कौन सा हो सकता है, दूसरा मेथड लॉग के टर्म में log K2 अपॉन K1, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू होता है, यहाँ पर आपको फार्मूला पता होगा EA अपॉन 2.303 RT, R लीजिए T मत लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर 1/T1 माइनस 1/T2 के फार्मूले से इसको सॉल्व कर देंगे, तो 1/T2 मैं यहाँ पर रख देता हूँ। इस फार्मूले को भी रट के जाइए, बिल्कुल किसी भी कीमत पर ये बचने वाला नहीं है फार्मूला, 100% आपको ये एग्जाम में मिल जाएगा, इसलिए आप इसको भी बिल्कुल अपने कायदे से याद करके चले जाना। नहीं अगर ऐसे याद कर पा रहे हो तो एक व्यवस्था और मैं बता रहा हूं, यहाँ पर log K2 अपॉन K1
इज इक्वल टू हो जाता है EA अपॉन 2.303 R। ब्रैकेट में क्या करना है, यहाँ T2 माइनस T1 कर देना और नीचे ले लेना आप T1 T2। इस तरीके से भी आप इसे याद कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आ रही होगी हमारी बातें, और इन फार्मूलों को वाकई में अगर समझ में आ रहा है और रिवीजन अच्छा लग रहा है तो 3 चैप्टर एक्चुअली में आप लोग, मुझे समस्या आपकी ये है कि आप वीडियो देखते पूरी तरीके से हो, लाइक भी नहीं करते हो, तो फिर टीचर का जो पेशेंस होता है वो लूज होता है कि भाई आप नहीं देख रहे हो, मैं आपको पूरी मेहनत आपके लिए करके दे रहा हूं। आप इसके बाद चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, बढ़िया चैप्टर है, इसी का कैटालिसिस वाला पार्ट है। तो यहां पर हेडिंग बना देता हूं मैं कैटालिसिस। कैटालिसिस में कुछ नहीं पढ़ना है, कैटालिसिस में आपको क्लासिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना है। कैटालिसिस में आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें आपको इसमें पढ़ लेनी है वो मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। नंबर 1, सबसे पहली बात, सबसे पहला आपको पॉइंट पढ़ना है, यहाँ पर एक होता है पॉजिटिव कैटालिस्ट और एक होता है, पहले तो कैटालिस्ट ही पता है, पॉजिटिव कैटालिस्ट कौन होता है, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है वो पॉजिटिव कैटालिस्ट कहलाता है, और जो रिएक्शन के रेट को घटा देता है वो आपका नेगेटिव कैटालिस्ट कहलाता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव कैटालिस्ट, इन दोनों के एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना। जैसे कि मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर आपस में रिएक्शन करते हैं तो आयरन एक पॉजिटिव कैटालिस्ट का काम करता है, मोलिब्डेनम प्रमोटर का काम करता है, और टेम्परेचर अपना मेंटेन कर लेना, यानी कि 750 के आसपास रहता है। 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बनते हैं और ये दोनों अमोनिया के मॉलिक्यूल में आयरन एक पॉजिटिव कैटालिस्ट का काम कर रहा है। जबकि नेगेटिव कैटालिस्ट में अगर आप चलते हैं तो आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, RCOCl एसिड एंड क्लोराइड है, इसका अगर हाइड्रोजन के साथ में इसका हाइड्रोजनेशन कराएं, पैलेडियम यहाँ पर कैटालिस्ट है, लेकिन अगर आप इसमें बेरियम सल्फेट डाल देते हैं तो बेरियम सल्फेट एक पॉइजन का काम करता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर पॉइजन की बात भी हो जाएगी। अभी नेगेटिव का एग्जांपल भी आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर RCHO बन जाता है और साथ में HCl निकलता है। लेकिन आपने एक रिएक्शन और पढ़ी होगी कि हम लोग फॉस्जीन गैस में आपने जब बनाते हैं ना, जैसे कि आपने क्लोरोफॉर्म की बोतल में, यहाँ पर याद कर लीजिए, क्लोरोफॉर्म की जो बोतल होती है, क्लोरोफॉर्म की जो बोतल होती है, उस क्लोरोफॉर्म की बोतल में आप क्या डालते हैं, इथेनॉल डाल देते हैं, C2H5OH डाल देते हैं, तो जो फॉस्जीन का फॉर्मेशन होता है वो कम हो जाता है। मतलब फॉस्जीन जो बनती है वो फर्दर, ऐसे कम नहीं होता, फर्दर फॉस्जीन का जो कन्वर्जन है वो पॉइजनस गैस के फॉर्म में जो बनता है वो कन्वर्ट हो जाता है डाईइथाइल कार्बोनेट में। तो यहाँ पर डाईइथाइल कार्बोनेट, यानी कि जो फॉस्जीन बनती चली जाती है वो डाईइथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट होती चली जाती है। इस तरीके से इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा। साथ में आपको एक एंजाइम कैटालिस्ट का टॉपिक भी जरूर पढ़ लेना है। तो यहाँ पर मैं एंजाइम कैटालिस्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एंजाइम कैटालिस्ट, अब ये एंजाइम क्या होते हैं भाई, एंजाइम जो होते हैं बहुत हाईली मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोटीनस कंपाउंड होते हैं, और ये प्रोटीनस कंपाउंड जो होते हैं वो किसी भी रिएक्शन को, बायोकेमिकल रिएक्शन जितनी भी होती हैं उनको कंट्रोल कर लेते हैं। तो कौन एंजाइम किस रिएक्शन को चेंज करता है, किस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है। और ये कैटालिस्ट एक ऐसा टॉपिक भी है जिससे एग्जाम में खूब क्वेश्चन जम के पूछे जाते हैं। जैसे आपको एक चीज याद दिलाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर कि जो कैटालिस्ट टॉपिक है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जैसे आपसे कहें कि केन शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो आप कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, तो एक आध मैं बता दे रहा हूं, बाकी आप पढ़िएगा। यहाँ पर मैं केन शुगर की बात करता हूं। केन शुगर जो है उससे हम लोग बना रहे हैं, मान लीजिए केन शुगर से ग्लूकोज बना रहे हैं, ग्लूकोज, तो कौन सा एंजाइम जरूरत पड़ेगा, तो एंजाइम जरूरत पड़ेगा यहाँ पर इनवर्टेज। कौन सा एंजाइम, इनवर्टेज। तो ऐसे एग्जाम्पल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आपसे किसी ने कह दिया ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, अब आप ग्लूकोज से भैया क्या कन्वर्ट करके दिखाओ, बोले सर दारू बना करके दिखाओ, तो इथाइल एल्कोहल मैं यहाँ पर बनाए दे रहा हूं, इथाइल एल्कोहल। तो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल मैंने बोला। अब इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए आपको जाइमेज एंजाइम की जरूरत पड़ती, तो यहाँ पर जाइमेज की मैं बात कर देता हूं, जाइमेज, ठीक है ना।
इसी तरीके से अगर माल्टोज से ग्लूकोज बनाना है, स्टार्च से ग्लूकोज बनाना है और स्टार्च से माल्टोज बनाना है, तो अलग अलग एंजाइम है। अब स्टार्च से माल्टोज कैसे बनेगा ये भी आ सकता है, चलिए मैं ये भी बता दे रहा हूं आपको। स्टार्च लिया तो इससे मैं माल्टोज बना दे रहा हूं, तो स्टार्च से माल्टोज अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर डायस्टेज एंजाइम का काम होगा, डायस्टेज एंजाइम का काम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करना चाह रहे हैं आगे कंटिन्यूएशन में, माल्टेज ले लो, मान लो माल्टेज ही कन्वर्ट करना पड़ जाए तो यहाँ माल्टेज ले लेता हूं, माल्टेज। अब ये माल्टेज को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं, मान लीजिए ग्लूकोज में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो यहां मैं ग्लूकोज लिख रहा हूं, और ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए होगा एंजाइम माल्टेज। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना, माल्टेज। तो ये एंजाइम जरूर पढ़ के जाना, और यहीं पर आपको एक टॉपिक एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी दोनों पढ़ के जाना, चले जाइएगा, आपको क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ पर हालांकि सिलेबस में नहीं दिखा रहा है, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इसे मेरे कहने के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे जरूर, कि एक टॉपिक होता है सेलेक्टिविटी, एक होता है सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी, ठीक है, और एक होता है एक्टिविटी। ये दोनों टॉपिक आप पढ़ के चले जाना। एक्टिविटी ये एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी से पढ़ लेना, और यहीं पर एक जेडएसएम 5 का एग्जांपल भी आप पढ़ लेना एनसीईआरटी से, जेडएसएम 5। ठीक है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में आप आराम से इन तीनों टॉपिक को रिवाइज कर लिए भाई। सेलेक्टिविटी एक एक्टिविटी, जैसे कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाना एक्टिविटी, रिएक्शन के रेट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ाना, दैट इज सेलेक्टिविटी। जेडएसएम 5 जियोलाइट सीव मॉलिक्यूलर पोरोसिटी, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, और इसमें एल ओ और एसआई फ्रेम नेटवर्क यह होता है, इस बात को भी याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें जो नेटवर्क होता है वो एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन का नेटवर्क होता है, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जाना नहीं आपको कहीं भी, हमारे साथ बने रहना है। अगर आपने इस टॉपिक पर कमेंट कस के कर दिया ना, तो अगली वीडियो आपको बहुत धांसू मिलेगी। इसी के बाद मैं आपको याद दिला देता हूं डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और फोर्थ टॉपिक है, यहां पर लिख देता हूं फोर्थ टॉपिक। फोर्थ टॉपिक है हमारा क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और डाइल्यूट सॉल्यूशन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें भी आपको बहुत विशेष तौर से क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, कहीं जाना नहीं है। एक तो नंबर 1 राउल्ट्स लॉ, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के टर्म में जरूर पढ़ लीजिएगा। तो यहां पर मैं राउल्ट्स लॉ लिखे दे रहा हूं कि राउल्ट्स लॉ आपको जरूर पढ़ना है, राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के टर्म में, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के टर्म में पढ़ना है। इसको कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा यहां पर। चलो देखो, एक तो डेल्टा P अपॉन पी नॉट का फार्मूला आपको पता होगा, इज इक्वल टू हो गया W2 अपॉन M2, नीचे W2 अपॉन M2 प्लस W1 अपॉन M1। लेकिन अगर ये वैल्यू बहुत कम हो तो इस फार्मूले को तोड़ सकते हो W2 अपॉन M2 में, और यहां पर आ जाएगा आपका M1 अपॉन नीचे आ जाएगा आपका W1। इस फार्मूले को याद रखना, आपके काम बहुत आएगा, इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान देना, ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है, और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ये आएगा ही। तो राउल्ट्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में ऑस्मोटिक प्रेशर जब आप याद करिएगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में एक चीज जरूर ध्यान देना। देखो वैसे तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर ये पता है कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और पाई इज इक्वल टू CRT भी होता है, पाई इज इक्वल टू N अपॉन VRT भी होता है, आपने पढ़ा होगा, है ना। और पाई इज इक्वल टू आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा W अपॉन M और VRT भी होता है। इसका अगर डेंसिटी सिर्फ मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है तो पाई इज इक्वल टू DRT अपॉन M से भी रिवीजन हो सकता है। चलिए इसको ध्यान दीजिएगा और बिल्कुल कायदे से पढ़ना है, ठीक है ना। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में जो मैं बता रहा हूं उतना पढ़ लेना, भला आपका हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा आपका सिलेक्शन, ये वादा है मेरा। बस
शेयर करिए दबा करके इस वीडियो को, बिहार में पूरी वीडियो छाप दीजिए, जिससे कि मैं कल आपको इससे बेस्ट और भी फार्मूले ला करके दूंगा, क्वेश्चंस भी करा दूंगा साथ ही साथ। लेकिन आप लोगों के बस यही श्रेय चाहता हूं कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। देखो डेल्टा टीबी को अगर मैं बात करता हूं तो डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो यहां लिख देता हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, याद रखना। अब इसी को हम फार्मूले को जरा कन्वर्ट करते हैं तो डेल्टा टीबी में क्या बताना चाह रहा हूं, केबी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन नीचे यहां पर M2 इंटू क्या आ जाएगा भाई, मोलैलिटी है W1 ग्राम में रखिएगा। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता देता हूं, अगर ये सब मोलैलिटी है तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाता है आपका केबी इंटू एम हो जाता है। अगर मोलैलिटी की वैल्यू 1 कर दी जाए तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट हो जाता है जब मोलैलिटी यूनिट हो जाती है, यानी केबी जो है यहां पर वो क्या है, केबी यहां पर है अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर केबी क्या है, केबी आपका इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट है, इवैल्यूस्कोपिक इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट यहां पर है, ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। चलो अब आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा यहां पर, अब बताने की कोशिश करूंगा कि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट पूछा जा सकता है, ध्यान देना। इसके बाद डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू होता है केएफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन में आ जाएगा आपका M2 इंटू W1, ये आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहां पर भी वही कंडीशन हो गई कि डेल्टा टीएफ जो है वो बराबर हो जाएगा केएफ के, और अगर मोलैलिटी जो होती है 1 हो जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं क्रायोस्कोपिक, ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसे, मोलल, ऊपर वाले को देखो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का नाम देते हैं। यहां पर M1 इज इक्वल टू हो जाएगा, M1 इज इक्वल टू 1 कर दिया, इसे हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF बोलते हैं, तो KF इज इक्वल टू होगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हो गया, और के क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट में हम लोग ये भी बोल सकते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये पूरा रिवीजन आप बढ़िया ढंग से करिए, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद, और ये इन्हीं टॉपिक्स जुड़े हुए क्वेश्चंस भी मैं आपको अभी करा दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना। अब ये सभी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको बताता हूं कौन कौन सी होती हैं, क्वेश्चन बनेगा यहां से। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किस पर डिपेंड करती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नंबर पर डिपेंड करती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर पर डिपेंड करती हैं। एक बात, इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसे हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे डेल्टा P अपॉन P0 से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। तीसरा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB, इसको भी कॉलिगेटिव बोलते हैं। चौथी डेल्टा TF, इसे भी बोलते हैं, लेकिन आप याद रखना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है, नो, ये क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है, ठीक है। चलो इसके बाद आपको मेन टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी आपको बताता हूं। 5 टॉपिक आज बता रहा हूं थर्मोडायनामिक्स से जुड़ा हुआ। पहले तो मैं आपको बताऊं
कि थर्मोडायनेमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक, और ये 5th टॉपिक है हमारा। कौन सा है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जाने से पहले जरूर इन टॉपिक्स को रिवाइज करिए हमारे साथ, और इनसे फायदा आपको ये मिलेगा कि इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसानी मिल जाएगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको पढ़ करके जरूर जाएंगे, टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ करके जाएंगे और पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ करके जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको फर्स्ट लॉ जरूर पढ़ लेना है, जिसमें डेल्टा U इज इक्वल टू या डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W में पढ़ाता हूं। इसको आप जरूर याद रखना। इस फार्मूले पर क्वेश्चन मान के चलिए, उम्मीद है कि आएगा। यहीं से आपको एक चीज और भी याद रखनी पड़ेगी कि W जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वाला फार्मूला होता है, स्मॉल w इज इक्वल टू माइनस का 2.303 nRT log V2 अपॉन V1 का फार्मूला पढ़ लेना। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। और अगर ये तो आपका रिवर्सिबल हो गया, और अगर इरिवर्सिबल की बात करूं तो माइनस पी डेल्टा V, और अगर वैल्यू बहुत छोटी है तो माइनस पी डीवी भी आप पढ़ के जा सकते हो। ध्यान देना, ये क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें किसी भी कीमत पर आपको छोड़ना नहीं है, ये बात आप जानिएगा। ठीक है, आप किसी भी कीमत पर इन्हें नहीं छोड़ेंगे, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप छोड़ेंगे भी नहीं, बात मेरी मानेंगे। चलिए, इसके बाद आपने एक फार्मूला जरूर पढ़ा होगा जिसका नाम है हेस लॉ। तो हेस लॉ का क्वेश्चन भी आ सकता है। यहां पर मैं लिख देता हूं हेस लॉ, हेस लॉ लिख दे रहा हूं। और हेस लॉ में आप नोट कर पा रहे होंगे, हेस लॉ में आप नोट कर पा रहे होंगे कि आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। एक तो यहां से लॉ क्या होता है, एक तो डेफिनेशन जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि यहां पर डेफिनेशन आने के चांस बहुत ज्यादा है, डेफिनेशन आने के चांस बहुत ज्यादा है। और दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा है, वो दो वैल्यूज दे दें और आपसे पूछे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आने के लिए। साथ में गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला जरूर पढ़ लेना। गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला आएगा, लिख लो, इस पे अभी के अभी लिखो। गिब्स फ्री एनर्जी अभी के अभी लिख लो भाई यार, छोड़ रहे हो, गलती कर रहे हो भाई यार, लिखो अभी के अभी लिखो यार, कैसे छोड़ रहे हो भाई। चलो बता देता हूं क्या फार्मूला होता है। आपने पढ़ा होगा डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस। यहां पर जो क्वेश्चन आता है वो क्या हो सकता है, क्वेश्चन स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनियस पर आता है। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है तो नॉन स्पॉन्टेनियस में जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस में वैल्यू आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए। अब पूछ लेते हैं, बताओ डेल्टा एच जो है वो आपका नेगेटिव है और डेल्टा एस अगर आपका पॉजिटिव हो गया तो आंसर ऑटोमेटिकली नेगेटिव में ही आएगा। पॉजिटिव है और ये वैल्यू डेल्टा एस की ज्यादा है डेल्टा एच से, तो ऑटोमेटिकली आंसर नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर दोनों ही वैल्यू में आपको ये दे दिया जाए भाई ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आंसर वैल्यू पर डिपेंड करेगा ना, जो वैल्यू ज्यादा होगी। इस तरीके से क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। और आपको यहीं पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जरूर पढ़ करके चले जाना है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जरूर पढ़ के चले जाना है, छोड़ना नहीं है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है, आज याद रखना हो। खासकर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जरूर पढ़ लेना, क्लोरीन, क्लोरीन की जरूर पढ़ लेना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जरूर पढ़ लेना, और कार्बन, हाइड्रोजन की जरूर पढ़ लेना, और कार्बन, कार्बन की जरूर पढ़ लेना। इनकी अगर आपने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ ली तो ना, मेरा वादा है आपसे क्वेश्चन मिलेगा, आपको 100% मिलेगा। बाकी आप एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं होना है। इजी पेपर आएगा, लेकिन इतना भी इजी नहीं जितना आप आसान समझ रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम से चले आइए, तो यहां पर मैं टॉपिक नंबर 6 डाल देता हूं। टॉपिक नंबर 6 यहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम, कुछ नहीं, 2 टॉपिक पढ़ के चले जाना, क्वेश्चन मिल जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम यहां पर मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा वो मैं आपको बताऊं। केमिकल इक्विलिब्रियम में एक तो आपको के याद करना है भाई, केसी जिसे आप बोलते हो,
अगर मान लो आपने कोई रिएक्शन से एग्जांपल देकर के मैं बताता हूं, एग्जांपल देकर के बता रहा हूं कि अगर A मोल आपने A के लिए, साथ में आपने B मोल B के लिए, तो आपने प्रोडक्ट बनाया, मान लेते हैं C मोल C का बनाया और D मोल आपने D का बनाया, तो Kc इज इक्वल टू आपको पता है C की पावर C हो जाता है, D की पावर आपका D हो जाता है और A की पावर आपका A हो जाता है और B की पावर आपका B हो जाता है। अगर ये सब चीज हो जाती है ना, तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इन पर क्वेश्चन आ सकता है। फॉरवर्ड के लिए जैसे Kc1 अगर फॉरवर्ड के लिए ये है तो बैकवर्ड उधर से चलेगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन, एक बैकवर्ड है, इन पे ध्यान देना। तो 1/Kc 2 के बराबर हो जाएगा, दोनों फॉरवर्ड बैकवर्ड। या फिर ऐसी रिएक्शंस भी जरूर पढ़ लीजिएगा जैसे N2 प्लस 3H2 और आपने ये पढ़ा 2NH3 बनाया, इसका आपने Kc1 मान लिया। इसी तरीके से आपने मान लीजिए ये लिया हाफ N2 प्लस 3/2H2 लिया और प्रोडक्ट आपने बना दिया मान लीजिए NH3, तो इसका Kc2, इन दोनों का रिलेशन भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। साथ में ली चैटेलियर प्रिंसिपल नहीं भूलना है आपको किसी भी कीमत पर। ली चैटेलियर की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, ली चैटेलियर प्रिंसिपल की डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना, है ना। प्रिंसिपल की डेफिनेशन पढ़ना है आपको, क्योंकि इसकी डेफिनेशन पे मुझे भरोसा है ये पूछी जाएगी। डेफिनेशन सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन जरूर रट के जाना है, डेफिनेशन किसी भी कीमत पर मिलेगी। दूसरा इफेक्ट टेम्परेचर और प्रेशर का, बस ज्यादा नहीं, इफेक्ट टेम्परेचर का पढ़ लेना, टेम्परेचर का, और साथ में पढ़ लेना इफेक्ट ऑफ किसका, इफेक्ट प्रेशर का पढ़ लेना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आइस क्यूब आपने ली और इस आइस क्यूब पर आपने जो है आइस, ये आइस है हमारे पास, ये आइस है, इस आइस को मुझे वाटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ये मैंने गिलास ले लिया, इसमें वाटर बनाना चाहता हूं, तो किसका इफेक्ट काम करेगा। तो आप जानते हो वॉल्यूम कितना होता है, आइस का वॉल्यूम मोर होता है, ज्यादा होता है, और वाटर का वॉल्यूम कैसा होता है, कम हो जाता है। वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम यहाँ पर लेस हो जाएगा, और जब वॉल्यूम घट रहा हो तो प्रेशर बढ़ा दीजिए, तो यानी पर यहाँ पर मैं नोट करके लिख सकता हूं कि हाई प्रेशर इज responsible for conversion of ice into water। ठीक है, इतना पढ़िए, रिवीजन करिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और जबरदस्त कमेंट करिए, तो मैं कल आपको फिर इससे रिमेनिंग टॉपिक भी लेकर के आऊंगा और खुशी के साथ। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन आपका जरूर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।